हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास है आपकी ऑप्टिक्स 02। और बच्चों देखिए, कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। और आज जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, हम स्टार्टिंग करेंगे अब जब दो प्लेन मिरर बच्चों किसी एंगल पर इंक्लाइंड होंगे और एक ऑब्जेक्ट उन प्लेन मिरर्स के बीच में रखा जाएगा तो कितने इमेज बनेंगे। तो आप यहां से इस टॉपिक को ऐसे भी कह सकते हो, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें हम देखेंगे ए टू जेड। देखिए फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूले से निकालना भी मैं आपको बताऊंगा, और डायरेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बच्चों हम इमेज यहां पर बनाएंगे जब दो प्लेन मिरर किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइन करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बच्चों इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बच्चों मान के चलिए सबसे पहला केस है व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पहला कंडीशन इसमें क्या है, व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले तो हम नॉर्मल मेथड देखेंगे बच्चों, जो रे डायग्राम वाला है, रे डायग्राम बनाएंगे, उससे देखेंगे किस तरीके से बच्चों दो प्लेन मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेजेस बनेंगे। फिर उसके बाद हम फॉर्मूले से एनालिसिस करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद कुछ कंडीशन हमें दे रखी होंगी, किस तरीके से बच्चों हम यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस की संख्या निकालते हैं। ठीक है, चलिए भैया, पैरेलल टू ईच अदर। इस वाले केस में ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने दो प्लेन मिरर ले लिए बच्चों इस तरीके से, एक लिया ये, और मान लीजिए इसी का क्लोन बनाते हुए एक मैंने मिरर ले लिया यहां पर। ठीक है, चलिए अब ये मैंने बच्चों एक दूसरे के पैरेलल रख रखे हैं। ये मैंने इस साइड से पॉलिश कर दिया और ये मैंने इस साइड से पॉलिश कर दिया। देखिए पहली कंडीशन है पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों यहां पर ओ नाम का, और दोनों मिरर से बच्चों मैं डिस्टेंस भी यहां पर इंडिकेट कर देता हूं। मान लीजिए ये मैंने डिस्टेंस यहां से यहां तक ले लिया, तो इतना ही डिस्टेंस बच्चों मैंने यहां से यहां तक ले लिया, या आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं बच्चों तो ये मान लीजिए मैंने x मान लिया और ये भी मैंने x मान लिया। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, मैंने आपको बताया था कि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा बच्चों उतना ही डिस्टेंस इमेज का होने वाला है। तो हमें कुछ नहीं करना है, उतने ही डिस्टेंस पर देखिए यहां से मैं अगर इसे आप ऐसे कर लीजिए, क्लोन बना लीजिए यहां से, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इतने ही डिस्टेंस पर बच्चों में इमेज को यहां पर बनाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए मिरर क्या है बच्चों, ये मिरर M1 और ये मिरर M2। तो मिरर M1 में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहां बनेगी, इस जगह पर मैंने इसे कह दिया I1। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना यार, इस ऑब्जेक्ट का इमेज M2 में भी बनेगा। कितने डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस बच्चों इसका मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा इस मिरर से। तो आप क्लोन बनाइए, यहां से इसे उठाइए बच्चों और यहां पर लेके जाइए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, आपका एक और इमेज बना जिसे मैंने कह दिया I2। बात आ गई होगी समझ में। अभी काम खत्म बच्चों नहीं हुआ है हमारा। देखिए इमेज बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और आपको पता है किसी भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे पास हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे अभी आपको एक इमेज बना के दिखा देता हूं। यहां से मान के चलिए बच्चों, एक रे मैंने इस तरीके से इंसिडेंट की। यहां पर इमेज बनाना कल भी मैंने आपको सिखाया था। जिस पॉइंट पर बच्चों इंसिडेंट करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ हम करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक एंगल आई बनाया बच्चों, एक एंगल आर बनाते हुए एक रे इस तरीके से गई, और आई को लगा बच्चों, आंख को लगा के ये जो रे है बच्चों आ कहां से रही है, इस वाले पॉइंट से। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, इस वाले पॉइंट से। तो एक रे तो ये हो गई। एक रे मैंने नॉर्मल इंसिडेंस का केस ले लिया कि यहां से एक रे इस तरीके से आई और वापस उसी रास्ते पर रिट्रेस हो गई, उसी पाथ पर रिट्रेस हो गई इस तरीके से, है ना। तो बच्चों ये दोनों रूल हैं हमारे। मान लीजिए एंगल आई, ये एंगल आपका आर, यहां पर एंगल आई एंगल आर कितने हैं, 0। तो एक इमेज बन गया इस तरीके। सेम कहानी यहां पर है, आप यहां से भी आप ऐसे ले सकते हो इस तरीके से। मान लीजिए यहां से आपने एक रे इस तरीके से इंसिडेंट कराई, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट
हमने क्या किया बच्चों, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद बच्चों देखिए अब ये रे जो है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस जाएगी, सिंपल सी बात। अकॉर्डिंग टू दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये एंगल क्या है बच्चों, आई, ये एंगल क्या है, आर। अब आंख को क्या लगेगा बच्चों, आई को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही, कहीं यहां से। सिंपल सी बात समझ आ गई होगी बच्चों। अब एक रे आप इस तरीके से ले सकते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा, इसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज, इतना बात आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब ये काम खत्म नहीं हुआ, एक ही बता रहा हूं, उसके बाद में फॉर्मूले से आपको ये एनालिसिस कराऊंगा कि इस तरीके से बच्चों हम इमेज बनाते हैं। देखिए मान के चलिए अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर M2 में I2 बना, मिरर M1 में I1 बना। बच्चों अब ये जो I1 है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वर्चुअल वो चीज होती है जो रियल नहीं होती। अब इस I1 का इमेज इसमें बनेगा। अब देखिए ये डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, x। मतलब यहां से यहां ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया आपका, 3x। सिंपल सी बात है बच्चों, I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस I1 का इमेज अब इस M2 में बनेगा। देखिए इसमें तो बनने से लगे कि कैसी साइड है, ये पॉलिश साइड है। इस I1 का इमेज M2 में बनेगा बच्चों, कितने डिस्टेंस पर, मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, आप ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इतनी बात समझ आती है बच्चों। अब मान लीजिए डिस्टेंस कितना है आपका, 3x, तो उतने ही डिस्टेंस पर बच्चों यहां पर क्या बनेगी आपकी इमेज, 3x डिस्टेंस पर। जैसे आप ऐसे कह लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए आपके वर्चुअल ऑब्जेक्ट है I1, तो यहां पर इसका उतने ही डिस्टेंस पर बच्चों इमेज बनेगा, है ना। ये I1 हो गया, और यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, ये हो गया आपका I2, और यहां पर मान लीजिए मैंने कह दिया ये I3। अब सेम केस बच्चों, अच्छा इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 3x, ये भी डिस्टेंस 3x। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो आपका इमेज है I2, ये इस वाले मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस यार देखिए इसका है, ये मान लीजिए x x x, और यहां से भी मान लीजिए कितना है x। अब ऐसे मान के चलें, ये भी डिस्टेंस कितना है x, तो ये I2 इसकी तरह, इसके लिए बच्चों एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और यहां पर उतने ही डिस्टेंस पर एक इमेज बनाएगा इस तरीके से। अब ये एरो ले लिया मैंने, एरो मुझे लेना नहीं है, एक आप नॉर्मल लाइन लीजिए यहां से इस तरीके से, ये 3x हो गया बच्चों, और यहां पर भी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3x। तो वो क्या हो गया I3, मैंने यहां पर कह दिया बच्चों I4। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब देखिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा M2 के लिए, ये एक और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा M2 के लिए। अब देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना है ये कितना डिस्टेंस है बच्चों, 3x। ये डिस्टेंस कितना है आपका x x 2x। तो अब जो नया डिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा यहां से 5x, इस तरीके से, है ना। अब एक और डिस्टेंस अगर आप यहां से देखोगे, इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए ये x, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 2x, मतलब टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 3x यहां से। ठीक है। तो अब नया ऑब्जेक्ट फिर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये फिर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस तरीके से ये सिलसिला चलता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर हम बात करें ऐसे केस में, जब दो प्लेन मिरर बच्चों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं बच्चों वो कितनी है, नंबर ऑफ इमेजेस की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां से, तो वो कितनी है, नंबर ऑफ इमेजेस हैं बच्चों आपकी इनफाइनाइट, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा आप ऐसे कह सकते हो, नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट होंगे, बट द इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डिक्रीजेस, बट द intensity of images is decreases। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली बच्चों। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, when two mirrors are parallel to each other, जब दो मिरर बच्चों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी आपकी इनफाइनाइट। और सिंपल सी बात है यार, देखिए इनफाइनाइट इमेज बन रही है, बट एक चीज इसमें चेंज होती है,
द इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस डिक्रीजेस। बेटा जैसे जैसे इमेज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी वैसे वैसे डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों अगला पॉइंट इसी में, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा क्या है, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ईच अदर। अब बच्चों देखो, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कितना इमेज बनेगा। पहले तो हम नॉर्मल मेथड से देखते हैं, रे डायग्राम वाले मेथड से। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक मिरर ये है और एक मिरर हमारे पास इस तरीके से, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, देखिए तो अगर मैं यहां से पूछूं कि आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहीं यहां पर रखा हुआ है, तो बताइए इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। ये मान लीजिए मिरर M1 और ये मिरर मान लीजिए M2। तो बच्चों जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस की जो वैल्यू होगी वो होने वाली है आपकी 3। अब देखिए कैसे बना, 3 ही क्यों होंगी। अच्छा एक बात ध्यान से देखिएगा, जब इमेजेस ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो हम एक ही इमेज काउंट करके चलते हैं। चलिए देखो ध्यान से देखो, देखिए किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितनी रेज की रिक्वायरमेंट होती है, 2। तो मान लीजिए पहले मिरर M1 से देख लेते हैं बच्चों कि यहां से एक रे इंसिडेंट हुई है ना। अब आपको पता है कि प्लेन मिरर में इस तरीके से इमेज बनती है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस हमारा इमेज का होता है, मान लीजिए इस तरीके से। तो ये मेरा एक नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो गया कि जिस अभी नॉर्मली इंसिडेंट की है तो उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी। अभी एक और रे हम देखते हैं बच्चों, एक और रे यहां से इंसिडेंट कराते हैं इस तरीके से। मान के चलिए मैंने एक रे यहां से इंसिडेंट करा ली है ना, और यहां पर जिस पॉइंट पर बच्चों हम इंसिडेंट कराते हैं वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जितना एंगल बच्चों ये आई है उतना ही एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये आर। और हमें लगेगा यहां से कि जो ये रे है आ कहां से रही है बच्चों, ऐसा लगेगा कि ये रे इस पॉइंट से आ रही है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, ऐसा लग रहा है कि ये रे इस पॉइंट से आ रही है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए बच्चों कि ये हो गया आपका एंगल आई और ये हो गया आपका एंगल आर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना आई और मैंने इसे कहा वर्चुअल इमेज। और जो देखिए वर्चुअल इमेज ही बनता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। यार देखो यहां से इस ऑब्जेक्ट का इमेज M2 में भी तो बनना चाहिए, सिंपल सी बात है यार। जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का होगा मान लीजिए उतने ही डिस्टेंस पर मैंने यहां से इमेज मान ली है ना। ये मान लीजिए I2, जैसे मैंने I1 कह दिया, ये मान लीजिए I2। ये जिस रास्ते पर जा रही है उसी रास्ते से रिट्रेस होगी। एक और आप ऐसे करके रे ले लीजिए है ना, इधर नॉर्मल ड्रॉ करिए। ये रे बच्चों इस तरीके से पास होगी और लगेगा क्या कि ये किस पॉइंट से आ रही है, ये वाले इस वाले पॉइंट से। तो देखिए 2 इमेज तो बन चुकी है, बट अभी तीसरी इमेज कैसे बनेगी। देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो I2 है और ये जो I है या फिर इसे I1 कह लीजिए, एक तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। मान लीजिए I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा M2 मिरर के लिए। अगर आप मान लीजिए इस M2 को एक्सटेंड कर लें है ना इस तरीके से, ऐसा नहीं है बच्चों कि इमेज नहीं बनेगी, कि मिरर ही नहीं है इमेज नहीं बनेगी, बनेगी इमेज, बट ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा बच्चों। तो यहां से अगर देखें बच्चों, एक इमेज इसकी इतने ही डिस्टेंस पर यहां पर बनेगी है ना। और अगर ये भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा मिरर M1 के लिए, तो एक इमेज इसकी भी यहां पर बनेगी। अब देखिए 2 इमेज बन रही हैं बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की वजह से, इसे मैंने कह दिया I3। बच्चों देखिए 2 इमेज एक ही जगह पर बन रही है, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। बच्चों ये किसका केस है, ओवरलैपिंग का केस है ये। जब 2 इमेजेस बच्चों, when 2 images overlap each other then we have count only 1 image। क्लियर है बच्चों। चलिए तो बात आ गई होगी समझ में। बाकी आप देख सकते हैं एक इमेज ये हो गई, एक इमेज ये हो गई, एक इमेज ये हो गई। बाकी आप देखिए रे रिफ्लेक्ट होके बच्चों चली गई, अब ये वापस नहीं आएंगी, कहीं नहीं टकराएंगी। तो इमेजेस जो है बच्चों को कितनी बनने वाली है, नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर 3। अब ये तो हो गया रे डायग्राम वाला मेथड बच्चों। अब बात आती है कि फॉर्मूले से हम कैसे पहचाने कि कितना इमेज बनने वाला है। तो चलिए बच्चों अब यहां पर हम फॉर्मूले से देखते हैं
नंबर ऑफ इमेजेस का वैल्यू। तो यहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक फॉर्मूला ऐसे लिखा, n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा, और बच्चों इसकी वैल्यू आई आपकी कोई E1। अब E1 वैल्यू क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और एक मैंने कंडीशन यहां पर दूसरी लिखी, n इज इक्वल्स टू 360 ओवर थीटा, और यहां पर वैल्यू आती है ऑड। बच्चों ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। आप यहां पर लिखिए एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। अब बच्चों जब E1 कंडीशन आएगी, यहां पर मान लीजिए कि n की वैल्यू E1 आ चुकी है। अब यहां पर दो कंडीशन हम लेते हैं, एक होती है सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक, और एक होती है बच्चों एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, आप ऐसे कह लीजिए, है ना, अनसिमेट्रिक। बच्चों देखिए सिमेट्रिक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज एट मिडिल, ऑब्जेक्ट इज एट मिडिल, बिल्कुल बिल्कुल बीच में, है ना। और बच्चों अनसिमेट्रिक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर एक्सेप्ट मिडिल, एनीवेयर एक्सेप्ट मिडिल पोजीशन, आप ऐसे कह सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये हो गई आपकी अनसिमेट्रिक कंडीशन और ये सिमेट्रिक कंडीशन। देखिए जब n की वैल्यू आपकी इवन आए और कंडीशन हो सिमेट्रिक, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों फॉर्म्ड होंगी यहां पर आप कह सकते हैं n-1, है ना। चाहे कंडीशन सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, नंबर ऑफ इमेजेस अनसिमेट्रिक और इवन वाले केस में भी कितनी होंगी, n-1। सिंपल सी बात है बच्चों। सेम कहानी ऑड के साथ दो कंडीशन होती हैं, एक होती है बच्चों हमारी सिमेट्रिक और एक होती है हमारी अनसिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब है वही ऑब्जेक्ट इज एट मिडिल, एंड अनसिमेट्रिक का मतलब है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर एक्सेप्ट मिडिल पॉइंट। तो बच्चों यहां पर भी देखिए केस होगा ऑड और सिमेट्रिक, तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो बनेंगी n-1। बच्चों अगर केस हुआ ऑड प्लस अनसिमेट्रिक तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी n। ये इकलौता केस है, आप ऐसे यहां पर इस तरीके से बच्चों आप समझ सकते हैं, जैसे एक पॉइंट में यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट लिख देता हूं, है ना। देखिए इफ केस इज इवन सॉरी ऑड प्लस अनसिमेट्रिक, ऑड प्लस अनसिमेट्रिक, then the number of images formed is n, then and in all rest cases, in all rest cases number of images is या फिर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी n-1। तो आप ये ट्रिक भी समझ सकते हैं कि अगर केस ऑड और अनसिमेट्रिक होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी n। अगर केस बच्चों आपका और जितने भी केस होंगे, चाहे इवन सिमेट्रिक हो, इवन अनसिमेट्रिक हो, चाहे आपका ऑड सिमेट्रिक हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाली हैं वो कितनी बनेंगी, n-1। अभी एक एग्जांपल देता हूं मस्त सा। देखिए वो दो एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पर। मान लीजिए एक मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, वो 90 डिग्री वाला मिरर का। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक मिरर है और इस तरीके से एक मिरर है। देखिए सीबीएसई बोर्ड में वो वाले एंगल हम नहीं लेंगे जो पूरे पूरे बच्चों 360 को डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी फिर अलग मेथड हो जाता है, वो मेंस तक पहुंचता है, जेई मेंस तक वो पहुंच जाता है मेथड, उसमें क्रिस क्रॉस मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर 360 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है थीटा से, ठीक है। चलिए बच्चों क्रिस क्रॉस मेथड तो सभी में लागू हो सकता है, सारे के सारे एंगल्स में। देखिए मान लीजिए हमने ये दो मिरर मान लिए, दोनों के बीच में बच्चों एंगल आपका कितना है, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो बताइए इमेजेस कितनी बनेंगी। सिंपल सी बात है बच्चों, देखिए पहले तो हम n की वैल्यू निकालेंगे,
मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखा हुआ है, पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। n क्या है 360, और बच्चों दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90। तो यहां पर आंसर आएगा आपका 4, और 4 एक इवन संख्या होती है बच्चों, है ना। अब मान लीजिए इवन आए तो दोनों ही कंडीशन, चाहे सिमेट्रिक चाहे आपकी अनसिमेट्रिक, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी बच्चों वो कितनी बनेंगी आपकी n-1। तो मींस 4 - 1, आंसर कितना आएगा बच्चों आपका 3। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट मिडिल, तो कितना इमेज बनेगा बच्चों n-1, और आंसर आएगा आपका यहां पर 4 - 1 = 3। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस देखिए 90 वाले केस में कितनी बन रही थी यहां पर, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस देख लो, है ना, इनफाइनाइट। सॉरी यहां पर 3 और यहां पर आपकी इनफाइनाइट। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं यहां पर, चलिए भैया अभी यहां पर आगे बात करते हैं। जैसे आप देखिए इस वाला केस, ये वाला केस भी ले सकते हो। यहां पर एंगल दोनों मिरर्स के बीच में क्या पैरेलल टू ईच अदर मींस 0 डिग्री, है ना। कितना एंगल है बच्चों 0 डिग्री। तो आप जब 360 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है आपका इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में से एक घटाओ या कुछ मत करो तो इनफाइनाइट ही रहता है वो, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस के। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यहां पर अच्छे खासे। एक एग्जांपल और बच्चों में यहां पर ले लेता हूं। मान लीजिए एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर आपका ये है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, और यहां पर बच्चों हमने देखा कि एक मिरर से एंगल है इसका 20 डिग्री और एक मिरर से एंगल है इसका 60 डिग्री। ये एंगल मान लीजिए कितना है 20 डिग्री, ये एंगल मान लीजिए कितना है 40 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों यहां पर बात आती है कि बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। तो यार देखिए कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। यहां पर मुझे बताओ पहले तो कंडीशन कैसी है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कंडीशन। तो बच्चों देखिए मैंने कहा था जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट मिडिल में हो, मतलब 30 इधर से और 30 इधर से होता तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। यहां पर जो ये कंडीशन दे रखी है बच्चों ये कौन सी है, अनसिमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन कैसी है बच्चों, अनसिमेट्रिक कंडीशन। और अनसिमेट्रिक कंडीशन में ध्यान से देखिए क्या होता है बच्चों के एंगल होते हैं अलग अलग। इस मिरर से मान लीजिए m1 है, ये मिरर आपका m2 है, दोनों से बच्चों जो एंगल्स की वैल्यू है वो कैसी है, डिफरेंट। तो यार देखिए नंबर ऑफ इमेजेस हम निकालते हैं 360 अपॉन थीटा। बच्चों एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल काउंट करिएगा, टोटल एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। तो आप यहां से कह सकते हैं 360/60, और आंसर आएगा बच्चों 6। जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो कितनी है आपकी 6। अब यार देखो मुझे बताओ कि 6 इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे इवन है। अब चाहे कंडीशन कैसी भी हो तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी आपकी 5। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है। और भी क्वेश्चन में ले सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया यहां पर, देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक प्लेन मिरर मान लीजिए ये है और एक प्लेन मिरर हमारा ये है, ठीक है। इस तरीके से, और बच्चों मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में टोटल एंगल है 120 डिग्री, बट मैं यहां पर कंडीशन दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं यहां पर एक कंडीशन दे दी मैंने इस तरीके से कि मान के चलो ये जो एंगल है बच्चों आपका, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, या फिर आप ऐसा कर लीजिए ये एंगल है आपका 40 डिग्री और ये एंगल है आपका 80 डिग्री, ऐसे मान के चलो ये 40 ये 80। अब बताइए नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू कितनी होगी।
तो देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों, अगर यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू देखें हम, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी आपकी, देखिए 360 अपॉन थीटा, आप ऐसे करिए, मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 120। देखिए टोटल एंगल हमें काउंट करना है, 80 प्लस 40 इक्वल्स टू 120। आंसर आएगा आपका बच्चों 3। अब मुझे एक बात बताओ, 3 कैसी संख्या है, कैसा नंबर है? एक ऑड वैल्यू है। 3 बच्चों कैसी वैल्यू है? एक ऑड वैल्यू है। और यहां पर आपको पता है कि कंडीशन कैसी है, देखिए एंगल जो है वो कैसे हैं, डिफरेंट। जब एंगल बच्चों मिरर्स के बीच में, या फिर इस ऑब्जेक्ट का एंगल यहां से 40 है, यहां से 80 है, तो एंगल कैसे हो गए, डिफरेंट। और जब डिफरेंट एंगल होते हैं बच्चों, और कंडीशन हो आपकी ऑड प्लस अनसिमेट्रिक, देखिए कंडीशन कैसी हो गई, एक तो ऑड आ रहा है वैल्यू, और ये कंडीशन कैसी हो गई, अनसिमेट्रिक। ऑड हो और अनसिमेट्रिक हो तो बच्चों जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो कितनी होती हैं आपकी, एन। इकलौता केस ऐसा है, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 3 इमेजेस। कितनी हो जाएंगी बच्चों यहां पर, 3 इमेजेस। बाकी अब वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, जैसे मान लीजिए कंप्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो, है ना, जैसे मैंने अब ये 360 मैंने 17 डिग्री से डिवाइड कर दिया, तो अब वो जो मेथड है बच्चों हम कहते हैं सर्कुलर मेथड या क्रिस क्रॉस मेथड। वो आपके लेवल का नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का, उसे हम जब पढ़ते हैं बच्चों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे नीट या जेईई मेंस के लेक्चर में, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहां पर ये कहानी खत्म होती है। बाकी अब आप 2-4 क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मान लीजिए थीटा की वैल्यू दे रखी हो आपको 30 डिग्री, तो कितना इमेजेस बनेगा, दोनों ही कंडीशन के साथ लेके चलते हैं। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी हो तो कितना इमेजेस बनेगा। थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री देखिए तो कितना इमेजेस बनेगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 120 अभी हमने कर लिया है, आप कोई और वैल्यू ले लीजिए यहाँ पर, इसी तरीके से 180 ले लीजिए, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमें बतानी है। तो बच्चों हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, वही कहानी 360 ओवर थीटा, है ना। आंसर कितना आएगा बच्चों, 12। 12 एक इवन नंबर है, और अगर कंडीशन हो बच्चों सिमेट्रिक, और एक कंडीशन हो आपकी अनसिमेट्रिक। बच्चों अगर कंडीशन सिमेट्रिक है, मतलब एग्जैक्ट मिड में है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी इवन के साथ वो कितनी होंगी, 12 माइनस 1 11। इस वाले केस में भी बच्चों कितनी हो जाएंगी, 11। आगे बढ़िए, 60 से डिवाइड मारिए बच्चों, 360 ओवर 60, आंसर आएगा आपका 6। ये कैसी वैल्यू है बच्चों, इवन। इवन भी बच्चों हम यहां पर दो ही कंडीशन लेंगे, सिमेट्रिक, और दूसरा होगा बच्चों आपका अनसिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक होगा तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी बच्चों वो कितनी होंगी आपकी, आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए इवन है, सिमेट्रिक है, तो भी 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, और यहां पर भी बच्चों कितनी, 5। चलिए 90 का आप देख ही लिए हैं, 360 ओवर 90, यहां पर आ जाएगा 4। और बच्चों दोनों ही कंडीशन सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, दोनों ही कंडीशंस के लिए जो इमेजेस होंगी वो कितनी होंगी, 3 इसको भी देख लीजिए, 360 अपॉन 180। 180 वाला कंडीशन आपको पता है कैसा होता है, जब मिरर्स एग्जैक्ट इस तरीके से हो, ये मिरर M1 हो और ये मिरर आपका M2 हो, ये 180 वाला केस होता है। 180 डिवाइड 360 डिवाइडेड बाई 180 मींस 2। तो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों कितनी होंगी आपकी, n। देखिए कंडीशन आपकी कैसी है, इवन। अब चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी आपकी, 2 माइनस 1 मींस 1 और 1, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। बाकी क्रिस क्रॉस मेथड से तो आप इसे बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब जो टॉपिक है बच्चों, एक टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। बट ये टॉपिक बच्चों हम कहां पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स जब हम पढ़ेंगे। तो अब अगला टॉपिक है बच्चों आपका स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स। चलिए बच्चों स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं यहां पर। तो एक होता है बच्चों आपका कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है बच्चों आपका यहां पर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमने इन मिरर्स को स्फेरिकल क्यों कहा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। दीज मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स बिकॉज दीज मिरर्स आर द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। आप ऐसे कह लीजिए, दीज मिरर्स called spherical mirrors, called spherical mirrors because these are the part of a sphere, are the part of sphere। चलिए बच्चों, तो एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बच्चों ये दोनों मिरर्स बनते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्फीयर ले लिया इस तरीके से, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं इस तरीके से, अब आपको दिखाई तो दे रहा है। बच्चों एक लाइन लूंगा मैं जो एग्जैक्ट इसके सेंटर से क्रॉस होगी। मान लीजिए इस तरीके से मैंने एक लाइन ले ली, ये बच्चों मैंने मान लिया यहां पर एक सेंटर पॉइंट, जिसे मैं सी के नाम से नोट कर रहा हूं। बच्चों देखिए इस स्फीयर को, एक गोला है, स्फीयर है बच्चों, ये स्फीयर है, ऐसे सर्कल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इस स्फीयर को ये लाइन दो पॉइंट पर इस तरीके से टच कर रही है बच्चों। इसे हम पी से नोट करते हैं और इन्हें हम कहते हैं पोल। देखिए पहले मैं सारी चीजें इंडिकेट कर देता हूं। एक लाइन ड्रॉ की, एग्जैक्ट सेंटर से पास हो रही है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो दो पॉइंट हैं बच्चों, जहां से ये लाइन इन्हें क्रॉस कर रही है स्फीयर को, इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पोल। ठीक है बच्चों, सी और पी के बीच में एग्जैक्ट मिड में एक पॉइंट होता है एफ नाम का, इसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया बच्चों, यहां से यहां तक ऐसे काट लिया, मान लीजिए यहां से यहां तक, और ये मैंने बाहर से पॉलिश्ड कर दिया। बाहर से क्या कर दिया बच्चों? पॉलिश्ड। यहां से मैंने एक हिस्सा लिया इस तरीके से यहां से यहां तक, और ये मान लीजिए मैंने अंदर से पॉलिश्ड कर दिया। पॉलिश्ड का मतलब है बच्चों उस तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले नाम मैं आपको यहां पर बता देता हूं, सारे के सारे नाम। जैसे मान लीजिए इसे हम कह रहे हैं पोल, है ना। ये क्या है बच्चों? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये भी क्या है? हमारा पोल। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है बच्चों एग्जैक्ट जो सेंटर से पास हुई है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, इसे हम कह रहे हैं फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। देखिए डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, समझदार हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज फोकल पॉइंट? द पॉइंट, है ना, द पॉइंट एग्जैक्ट एट द मिड ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, एग्जैक्ट एट द मिड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल पॉइंट। आप ऐसे भी कैसे बहुत सारे तरीके से बच्चों इसे डिफाइन कर सकते हो। ये क्या हो गया आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल, और ये भी आपका पोल। चलिए बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये आप कह सकते हैं आउटसाइड पॉलिश्ड, पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड, और ये बच्चों क्या हो गया? पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, बात आ रही समझ में? देखिए जब आपका मिरर अंदर से रिफ्लेक्टिंग हो, आप कह सकते हैं इनसाइड पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग।
और बच्चों यहां पर आप कह सकते हैं आउटसाइड पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो यार देखिए इस मिरर का जो नाम होगा, जो बाहर से पॉलिश्ड हो अंदर से बच्चों शाइनिंग हो, तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये मिरर हो जाएगा बच्चों आपका कॉनकेव मिरर, और ऐसे मिरर को बच्चों हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कल बाकी हम पढ़ लेंगे। अब देखिए इन दोनों प्रपोर्शंस को आप निकालिए बाहर, एक मिरर आपको ऐसा मिलेगा इस तरीके से जो बाहर से पॉलिश होगा, और बच्चों एक मिरर आपको ऐसा मिलेगा जो अंदर से पॉलिश्ड होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की, ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ये पोल, यहां पर भी आप पोल कह लीजिएगा, ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे मिरर को बच्चों हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, कल हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बच्चों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बाकी हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनती है, रियल वर्चुअल, किस तरीके से कहां ऑब्जेक्ट रखा है कहां इमेज बनेगी, ये सारे पॉइंट बच्चों हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम एक डेरिवेशन भी करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसे भी देख सकते हैं बच्चों, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा इसे भी देख लीजिए, यहां पर ये आप कह सकते हैं, यहां पर ये मैंने एफ कह लिया और यहां से सी से मैंने पी तक का जो डिस्टेंस ले लिया वो आर ले लिया, इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है बच्चों आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।